हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद नोट्स। आपको हर एक चीज इस चैप्टर की बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताई जाएगी और इसके नोट्स भी जो है आपको बोर्ड पे ही मिल जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहना और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज जो है वो समझ में आने वाली है। बस आपका इतना सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को पूरा देखिए और अटेंशन जो है वो मैंडेटरी है, आप ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम दूध को यानी मिल्क को जो है गर्मियों के मौसम में खुला छोड़ देते हैं काफी समय के लिए, तो वो क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, उसका टेस्ट जो है वो सौर हो जाता है यानी खट्टा हो जाता है, उसमें खट्टापन आ जाता है। ये आपने देखा होगा कि अगर लोहे को हम बाहर मॉइस्चर वाली प्लेस पे रख दें तो उसमें क्या है, जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि जैसे फूड है उसको हम कुक कर दें तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो एक पका हुआ खाना है और जो कच्चा खाना है, दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक है, मतलब हमें एक नई चीज ही एक तरह से मिल जाती है। ठीक है, तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं किसके एग्जांपल्स हैं, ये हैं केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, तो जब भी आपका जो पुराना सब्सटेंस है वो जो है वो न्यू सब्सटेंस देने लग जाए, जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो पुरानी सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो आप कहोगे कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो कुछ एग्जांपल्स जो मैंने बताए, मिल्क टर्न्स, जो दूध है वो खट्टा हो जाता है, किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का। ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि दूध की जो प्रॉपर्टी है, नेचर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये जो न्यू सब्सटेंस बन के आया है इससे। ठीक है, फिर आयरन रस्ट, आयरन में जंग लगना, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है ना, हमें न्यू सब्सटेंस मिला है, पहले नहीं था अब आ गया। फिर हमारा ग्रेप्स फर्मेंटेड, कि ग्रेप्स के अगर जूस को बाहर रख दो काफी लंबे टाइम तक तो वो भी क्या होता है, फर्मेंटेड हो जाता है, सड़ने लगता है। ठीक है ना, तो उसका भी टेस्ट जो है वो पुराने से क्या है, जो इनिशियल टेस्ट था उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, ये है केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल। जब भी आपको कोई न्यू सब्सटेंस मिल जाए जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, क्या हुआ है यहाँ, केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल चेंज हुआ है। फूड कुकिंग, फूड को कुक करने के बाद भी क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल चेंज हो गया उसका। ठीक, तो हम, ये तो हमारे डेली लाइफ एग्जांपल्स थे, लेकिन हम साइंस में क्या है, चीजों को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बाद में इसे उतार सकें। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। जब एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस जो है वो न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। एग्जांपल जैसे मैंने बताया, मिल्क किस में चेंज हो गया, कर्ड में, दूध दही में चेंज हो गया, जिससे उसका टेस्ट, स्मेल, नेचर, ऑल चेंज, सब कुछ क्या चेंज हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको कोई न्यू सब्सटेंस मिल रहा है तो आप क्या कहोगे कि कौन सा रिएक्शन है आपकी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि जो है केमिकल चेंज के क्या क्या केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं हमारे पास बुक में। तो एक्टिविटी की हेल्प से हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो क्या होती हैं और न्यू जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 है, उसमें क्या बताया गया है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसकी पतली सी एक रिबन होती है। ठीक, जब आप उसको जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो शुरू में आपके पास क्या था, मैग्नीशियम, लेकिन जलने के बाद जो पाउडर बचा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हुआ क्या है, जो सब्सटेंस है वो चेंज हो गया, मतलब एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। पहले मैग्नीशियम था, अब क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने बताया है आपको, जब भी न्यू सब्सटेंस मिल जाए तो यह मतलब है कि कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज, यानी कौन सी रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसी का हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ठीक,
तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न तो हमें क्या मिलता है, ब्राइट व्हाइट फ्लेम। तो वो जो रिबन है वो ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जलने के बाद जो पाउडर बचता है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। शुरू में मैग्नीशियम लिया था हमने, जलने के बाद क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये उसके लिए रिएक्शन है। ये रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, रिएक्शन के इस साइड इसे हम क्या कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, ये भी हम आगे जो है पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शन थी इसलिए हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो फिर भी हम समझते हैं कि हमने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें बना दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है। किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। एक और एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी 1.2, जिसमें क्या बताया गया है कि अगर लेड नाइट्रेट को आप पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स करते हैं, प्लस का मतलब लेड नाइट्रेट में आप क्या डाल रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड, तो आपको जो न्यू है वो क्या मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी ये सिर्फ एग्जांपल के जरिए आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी दो सब्सटेंस मिलकर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो किसका एग्जाम्पल है, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक थर्ड एक्टिविटी भी हमारे पास कि जब हम क्या करते हैं, जिंक जो है, जिंक में जब हम एसिड ऐड करते हैं तो जिंक में एसिड डालने के बाद क्या होता है, जिंक जो है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, तो पहले हमारे पास हाइड्रोजन गैस नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या है, हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, यानी न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। साथ में हमें हीट भी प्रोड्यूस होती दिखाई देती है। ठीक, तो इन सभी जो एक्टिविटीज के थ्रू हम बस इतना जानना चाह रहे हैं कि जब भी हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन जाए तो किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन। तो पहले क्लियरली विजिबल नहीं था, अब ये जो पूरा बोर्ड है आपको विजिबल है, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप देख के बता सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 साइन है, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट साइन है चेंज इन स्टेट, जब आपको दिखे कि स्टेट में चेंज हो रहा है तो आपका वो भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, चेंज इन कलर आपको दिख रहा है, या गैस फॉर्मेशन दिख रही है, गैस कोई निकल रही है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये साइन जो है अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो जो हमारी रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास साइन है केमिकल रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो जो भी रिएक्शन है, तो रिएक्शन में हमने जो चीजें यूज की और जो हमें रिजल्ट मिला, तो उसको हम बड़े बड़े जो है लाइंस की फॉर्म में ना लिख के कुछ स्मॉल स्टेप्स में लिख पाए, उसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो a chemical equation is a short way to represent a chemical reaction using symbols and formula। तो आपको क्या करना है, ये शॉर्ट वे है, आसान तरीका है केमिकल रिएक्शन को दिखाने का, किसकी हेल्प से, सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से। एग्जांपल के थ्रू देखिए, जब हमने एक्टिविटी 1.1 में 1.1 में क्या देखा था कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिल रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतनी बड़ी जो ये हमारी रिएक्शन है उसको ऐसे बोलने के बजाय हम कैसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसी को और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप केमिकल फॉर्मूला में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसे लिख दिया हमने MgO। ठीक, ये वर्ड इक्वेशन है और ये इक्वेशन है यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, हम आगे वीडियो में केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हुए रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन होने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और हम कहते हैं उन्हें प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और प्रोडक्ट को जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं स्केलेटल इक्वेशन की, यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। तो कब आप कहोगे कि कोई भी इक्वेशन जो है वो स्केलेटल इक्वेशन है यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है,
तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स है वो जब इक्वल नहीं है दोनों साइड तो हम कहेंगे कि ये कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए Mg का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट में भी हमारा मैग्नीशियम का एक ही एटम है। तो मैग्नीशियम का एटम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक है और राइट हैंड साइड पे भी एक है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एटम्स है वो दो हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे ओनली वन है जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो टू है लेकिन यहाँ वन है, तो इस वजह से ये क्या है, बैलेंस नहीं। तो एक ऑक्सीजन कहाँ गया? ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, यानी कोई भी हमारा जो मास है वो गायब नहीं हो सकता, वो रिएक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक है। इस वजह से ये जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी स्केलेटल इक्वेशन है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है। तो अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कि कब हम इक्वेशन को कहेंगे कि बैलेंस है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनका नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम के दो हमारे पास एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, टू। ऑक्सीजन के हमारे रिएक्टेंट साइड पे दो एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, टू। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जितने एलिमेंट हैं, सेम जो एलिमेंट हैं वो हमारे प्रोडक्ट साइड पे भी एटम्स का जो नंबर है वो सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब हम देखेंगे कि हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मींस आपको एक इक्वेशन दी जाएगी जो कि अनबैलेंस्ड होगी और आपको उसको बैलेंस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए भी और आपके आने वाली जो क्लासेस है उनके लिए भी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। पता कैसे चलेगा? देखिए यहाँ Fe यानी आयरन का सिर्फ और सिर्फ एक एटम है, लेकिन यहाँ Fe3 है यानी आयरन के तीन एटम्स है। तो रिएक्टेंट साइड पे जितने आयरन के एटम्स हैं उससे ज्यादा है हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है, तो हम सिर्फ एक एलिमेंट को भी देख के बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन के दो एटम्स है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम्स है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन का यहाँ एक एटम है और यहाँ O4 यानी फोर एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह की टेबल बना लेनी है जिसमें आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हमने ये तीनों एलिमेंट लिख लिया। ठीक है, ऑर्डर कैसा होना चाहिए लिखने का? तो सबसे पहले आपके पास मेटल्स होने चाहिए, फिर अगर आप मेटल यानी कि आयरन एक मेटल है, ठीक, उसके बाद जो है आपके पास जो है मेटल्स को छोड़ के अगर कुछ है रिएक्शन में तो वो लिखना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ मेटल को छोड़ के और कुछ नहीं है। फिर हमें क्या लिखना चाहिए? फिर हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिखने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें वो लिखना चाहिए जिसका नंबर ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का यहाँ नंबर कितना है? एक ऑक्सीजन है और यहाँ कितने हैं? चार ऑक्सीजन है। ठीक, तो ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है इसलिए हमने पहले ऑक्सीजन लिखा है और फिर लास्ट में हमें क्या लिखना है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो फिर से सीरीज देखिए, सबसे पहले मेटल्स होने चाहिए, फिर जो मेटल्स नहीं है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में छोड़ के जो बचे हुए हैं वो लिखने चाहिए। फिर हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर किसका, तो ऑक्सीजन के नंबर ज्यादा है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, लेकिन हाइड्रोजन तो बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, इस वजह से हमने ऑक्सीजन पहले लिखा है और फिर लास्ट में क्या लिखा है? हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है कि रिएक्टेंट साइड पे Fe यानी आयरन कितना है। तो रिएक्टेंट साइड पे आयरन एक, रिएक्टेंट साइड पे हम देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? एक। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखते हैं रिएक्टेंट साइड पे कितना है? दो है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे आइए, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास आयरन कितने हैं? तीन है। ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो चार है
और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो आपको सीरीज जो है ना ये ध्यान में रखनी है कि पहले आयरन, फिर जो बच गया वो, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में तो 3 आयरन है लेकिन रिएक्टेंट में 1 है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। ठीक है, रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ भी आप क्या लगा दोगे, 3। ठीक है, अब इक्वल हो गए 3 Fe और Fe3 दोनों इक्वल है। अब देखिए ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, प्रोडक्ट में 4 4 है, लेकिन यहाँ कितने हैं, 1 है, तो इसको भी कितना करना पड़ेगा हमें, 4। ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गए और यहाँ भी कितने हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। हमने आगे लगा दिया, हम नीचे नहीं लगा सकते, हमें हमेशा आगे ही लगाना होगा। ऑक्सीजन कितने हुए, 4, लेकिन आगे हमने 4 लिख दिया जिसकी वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन जो पहले सिर्फ 2 थे अब कितने हो गए, 4 2 8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए रिएक्टेंट साइड पे, 4 2 8 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2। तो यहाँ तो 8 हो गए लेकिन यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि 8 हो चुका है रिएक्टेंट साइड पे, तो हम लिख देंगे हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और फिर रिएक्टेंट साइड पे 2 है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 4 से। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से। ठीक, प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखोगे कि जो है इक्वेशन हमारी बैलेंस है, Fe3 है, Fe3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन 4 2 8 है, हाइड्रोजन 4 2 8 है। तो बैलेंसिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये तो मेथड था जो बुक में है हमारे पास, टेबल मेथड की, टेबल की फॉर्म में कैसे सॉल्व करें। लेकिन एक डायरेक्ट मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो भी हम आपको जो है इसी वीडियो में बताने वाले। तो ये हमारे पास एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको टेबल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है मेटल्स को, फिर मेटल को छोड़ के जो अदर्स बच गए उनको, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेटल जो कि सोडियम है, एक मेटल है, सोडियम रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 1, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम कितने लिख देंगे, 2, तो सोडियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट अदर, सोडियम को छोड़ के हमारे पास क्या है, कोई और, सल्फर है हमारे पास। ठीक है, सल्फर है, यहाँ कितने हैं सल्फर, 1, यहाँ कितने हैं, 1, तो सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब किसकी बारी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बारी आती है, तो हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितना है, 2, 2 ऑक्सीजन, 2 यहाँ है। ठीक है, 4 यहाँ है, यानी 6 ऑक्सीजन, 4 2 6, यहाँ कितने हमारे पास, 4 और 1 5 है। ठीक है, ओ 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, मतलब 5 हो गए। तो 5 यहाँ है लेकिन 6 यहाँ है, तो यहाँ भी 6 कैसे बनाएंगे, तो 4 यहाँ है, अगर हम आगे 2 लगा दें तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो 4 और यहाँ हो जाएंगे ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ठीक है, तो 4 2 6 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारे पास पहले से बैलेंस है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास। प्रोडक्ट साइड पे भी देखिए 2 2 4, तो 4 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन क्या है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो तरीका बहुत ईजी है, पहले मेटल को सॉल्व कीजिए, फिर जो बच गया वो, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी मेथड बहुत ईजी है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, कि जो एटम्स हैं वो पहली बार डिसअपियर नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में जो एटम्स है वो डिसअपियर हो जाएंगे, कहीं खो जाएंगे, नहीं, उसी रिएक्शन में वो जो हमारा एटम है वो प्रेजेंट रहेगा। ऐसा भी नहीं होता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाए। किसी भी एलिमेंट का एटम किसी और एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता। गोल्ड का एटम गोल्ड ही रहने वाला है, चाहे रिएक्शन से पहले हो चाहे रिएक्शन के बाद। ठीक है, फिर होता क्या है केमिकल रिएक्शन, देखिए होता क्या है कि जो पुराने बॉन्ड रहते हैं
वो ब्रेक होके न्यू बॉन्ड बना लेते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, और इसी की वजह से हमें क्या न्यू सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और फिर बाद में जो है वो चीजों को एक साथ उतार लेते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स डू नॉट डिसअपियर, करेक्ट है। एटम्स डू नॉट चेंज इनटू अदर एलिमेंट्स, ये भी करेक्ट है। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैपन, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। एटम्स पुराने जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से आपको न्यू सब्सटेंस जो है वो देखने को मिलते हैं। bonds break and new bonds form new substance। ठीक है, तो ये तो बेसिक आइडिया था किसी भी केमिकल रिएक्शन के पीछे। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला आया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली हमारी केमिकल रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो सब्सटेंसेस है वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, यानी ए प्लस बी मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा ए बी। समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। A reaction in which two or more substances combines to form a single product। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास क्विक लाइम है जिसे आप कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको जब आप वाटर में डालते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप स्लेट लाइम भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास दो सब्सटेंस थे, वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, ये वन सब्सटेंस और ये टू सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो लोग ये कंबाइन हो रहे हैं। ठीक, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल्स देखते हैं। कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर भी दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस को जब आप ऑक्सीजन गैस से मिलाते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, वाटर। यहाँ भी दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे तो होगा हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे जाने से पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हमारी हीट भी रिलीज होती है, हमें एनर्जी मिलती है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, तो हम कहते हैं जो हमारी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, हमने हीट सप्लाई नहीं की लेकिन हमें प्रोडक्ट में हीट मिल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब आप नेचुरल गैस को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आप जलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस जो है हीट मिलती है। ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल जो है वो है रेस्पिरेशन का। तो जब आप ग्लूकोज में ऑक्सीजन जो है ऐड करते हैं तो कैसे ऐड होती है, आपने फूड खाया, फूड जो है ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में, जब आपने सांस ली तो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ मिल के जो है क्या रिलीज करता है, एनर्जी। तो यहाँ भी हमें एनर्जी मिल रही है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। दिस इज व्हाई वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। इसी टाइप से हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, जिसमें क्या होता है कि हीट जो है हमें सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो एंडोथर्मिक का भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसकी डेफिनेशन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी देख लेते हैं, जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए।
तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, को जब आप हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको क्या है, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हीट देनी पड़ी, तो हीट हमने दी है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। पहले मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट जो चीज है वो बताना मैं थोड़ा भूल गया था, वो क्या था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, ठीक है। फिर हमने पहले रिएक्शन देखी थी कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि दो सब्सटेंस कंबाइन होकर जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं जो बताना भूल गया था वो क्या था कि इस स्लेट लाइन का यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। स्लेट लाइन का यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, यानी सफेदी करने के लिए, ठीक है। तो हम जब ये इसका यूज करके सफेदी करते हैं तो फिर जो हमारे पास सफेदी होने के बाद जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से मिल जाती है, ठीक है ना। सफेदी करने के बाद जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से इससे मिलके हमें ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट दे देती है, ठीक है। फिर से समझो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिला आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कैल्शियम ऑक्साइड में आपने वाटर मिलाया तो आपको मिला स्लेट लाइन। इसका यूज आप करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग करने के बाद एनवायरमेंट की CO2 से ये जो रिएक्शन करके दोबारा से क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी वजह से ये जो वॉल्स हैं वो क्या होती है, स्मूथ हो जाती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की ही लेयर होती है, ठीक है। तो एग्जांपल ये भी है आपके पास, ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है कि सफेदी के बाद ये साइनी साइनी लेयर बन चुकी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। Respiration is the process by which cells break down food in the presence of oxygen to release energy along with carbon dioxide and water। तो क्या होता है इस प्रोसेस में कि जो फूड है, ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट रहता है जो कि ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पर हमारे पास दो रिएक्टेंट होते थे, कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देता। यहाँ इसका अपोजिट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होगा और हमें दो या उससे ज्यादा क्या मिलने वाले हैं, प्रोडक्ट मिलने वाले। तो चलिए डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। A decomposition reaction is a reaction in which a single substance breaks down into two or more simpler substance। जनरल फॉर्मूला क्या, आपके पास शुरू में एक सब्सटेंस देगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि ये सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए हम किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब है बाय हीट, यानी हीट का यूज करेंगे जो सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो रिएक्शन अकर्स बाय हीटिंग, ठीक है। तो एग्जांपल लिया हमने हीटिंग फेरस सल्फेट। तो ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, जब आप इसको हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमें जो ऑब्जर्वेशन मिली है वो यहाँ पर है कि ग्रीन क्रिस्टल, यानी फेरस सल्फेट जो है वो पहले ग्रीन कलर का होता है,
लेकिन हीट करने के बाद टर्न्स ब्राउन, वो ब्राउन कलर का। नेक्स्ट, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। आपको क्या मिलती है? स्मेल मिलती है बर्निंग सल्फर की। और फिर आपको और क्या मिलता है? गैसेस रिलीज। ये दो गैसेस हैं, ये रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें हमने हीट का यूज किया है सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए। तो ये है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के दो और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के दो और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो हमारा अगला एग्जांपल है वो है हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमें मिला, जिसे आप क्विकलाइन भी कहते हैं, उसका यूज किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम जो कार्बोनेट है से जो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला, उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो उसका यूज हम करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है हीटिंग लेड नाइट्रेट। जब भी आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, इसलिए हम हीट का यूज कर रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए। तो हमें क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन से हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली? तो पहली ऑब्जर्वेशन है ब्राउन फ्यूम्स। हमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स यानी धुआं देखने को मिलता है, जो कि किसकी वजह से है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या मिलता है? येलो सॉलिड प्रेस फॉर्म। ठीक है। तो ये जो ब्लड ऑक्साइड है ये हमें येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता है, येलो सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। ठीक है। तो ये सॉलिड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, लिक्विड में इनसॉल्युबल है, इस वजह से हम इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है। तो येलो सॉलिड फॉर्म, ये लेड ऑक्साइड क्या है? प्रेसिपिटेट। ठीक है। तो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे जो है सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी हम वाटर को ब्रेक करेंगे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने वाटर लिया है, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जैसे देखिए, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। तो इस जो हमारी रिएक्शन, इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? गैस बबल्स फॉर्म। क्योंकि गैसेस बन रही है इसलिए बबल्स की फॉर्मेशन होती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्टेड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारी कलेक्ट होती है। ठीक है। तो ये एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी में, एक्टिविटी 1.7, जिसमें हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को दिखाया गया है। जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे बनती है और जो हमारी ऑक्सीजन है वो एनोड पे बनती है। हाइड्रोजन डबल होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि अगर हम दो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तो हमें दो जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलते हैं और सिर्फ एक जो है वो ऑक्सीजन का मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ कितने हैं? दो है। ठीक है। तो ऑक्सीजन से डबल हाइड्रोजन, इसी वजह से जो है हाइड्रोजन की जो वॉल्यूम है, ठीक है, हाइड्रोजन इज डबल इन वॉल्यूम देन ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जो कि है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। यानी हम इसमें सनलाइट का यूज करेंगे सब्सटेंस को ब्रेक करने के। तो जब आप सिल्वर क्लोराइड लेते हैं और उसको सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाता है। पहले आपका सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट था, लेकिन ब्रेक होने के बाद सिल्वर अलग हो गया, जिस वजह से इसका कलर हो गया है ग्रे। ठीक। सिमिलरली अगर आप सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड लेके उसको सनलाइट में रखते हैं तो यहाँ भी जो है वो सिल्वर ब्रेक हो जाता है, ब्रोमीन ब्रेक हो जाता है। और जो है, जो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर पहले हल्का येलो था वो भी अब ग्रे कलर पे चेंज हो जाता है ड्यू टू सिल्वर। ठीक है, सिल्वर अलग होने की वजह से।
और ये जो रिएक्शन है इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। तो चलिए डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound। देखिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डालते हैं, आयरन की कोई भी कील डालते हैं, तो क्या होता है कि आयरन जो है वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। अब ये आयरन सल्फेट बन चुका है और कॉपर जो है वो अलग हो गया। तो इस रिएक्शन की हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली है कि ब्लू कलर फेड्स, कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन पहले ब्लू कलर का था अब उसका कलर फेड हो गया, हल्का पड़ गया। सॉल्यूशन बिकम्स लाइट ग्रीन और अब उसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन बन चुका है। आयरन नेल बिकम्स ब्राउन और आयरन नेल जो क्या बन चुकी है, ब्राउन बन चुकी है, क्योंकि कॉपर जो है वो आके आयरन नेल से जुड़ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें ये जो है इनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो। तो सबसे कम रिएक्टिव हमारे पास एयू यानी गोल्ड है। ठीक, यहाँ पर देखिए Fe जो है वो पहले है और कॉपर जो है वो बाद में है। इसका मतलब जो आयरन है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, लेड भी मोर रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक भी है, एल्यूमिनियम भी है। तो अगर ये भी अगर हम डालते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो ये भी क्या करेंगे, कॉपर को उसकी जगह से रिप्लेस कर। एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम किसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो और एग्जांपल देखते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक भी डालते हैं तो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। सिमिलरली अगर हम कॉपर क्लोराइड में लेड डालते हैं तो ये जो लेड है वो कॉपर को रिप्लेस करके लेड क्लोराइड बना लेता है और जो हमारा कॉपर है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसी वजह से इन इन दोनों ने ही कॉपर को उसकी जगह से जो है वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता ही है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटाता नहीं है। यहाँ पर है एक्सचेंज हो जाता है, यानी एक एलिमेंट ने दूसरे को हटाया तो दूसरे ने उस पहले वाले की जगह ले ली, तो एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। तो चलिए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो a reaction in which exchange of ions takes place between two compounds। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए हमने सोडियम सल्फेट को मिला दिया बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो क्या होता है, जो हमारा सोडियम है वो तो क्लोरीन के साथ कम एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, सोडियम किसके साथ मिल जाता है, क्लोरीन के साथ, और जो बेरियम है वो मिल जाता है सल्फेट के साथ। ठीक है, तो दोनों ने अपनी जो वो है क्या नाम है आयन से वो एक्सचेंज कर लिए। सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, तो ये जो बेरियम सल्फेट है इसके नीचे मैंने एरो का निशान दिया, इसका मतलब है ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फाइड क्या है, सल्फेट क्या है, प्रेसिपिटेट है। इस सिंबल का मतलब है प्रेसिपिटेट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, इस रिएक्शन से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, ये बेरियम सल्फेट ये व्हाइट कलर का होता है प्रेसिपिटेट। फिर हमें क्या पता चलता है, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड।
वो सॉलिड जो कि सॉल्युबल नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास बेरियम सल्फेट भी क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, तो जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं, ये रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की और रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इन दोनों में से कुछ भी हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए हमने कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास कॉपर के साथ क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन। ठीक है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसको क्लोरीन जब हमने पास किया हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो हमें क्या मिला कि जो सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया है और सल्फर क्या है, अकेली हो गई। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो था वो सल्फर से निकल गया, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो हुआ है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही हमारे ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है। ठीक है, तो दोनों में से अगर कुछ भी हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। अब बात करते हैं रिडक्शन की। सो रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड। तो जब ऑक्सीजन हमारी रिएक्शन से निकल रहा है तब भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ है, या फिर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ है। ठीक, तो ये अपोजिट है एक तरह से ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन के जुड़ने को हम ऑक्सीडेशन कहते थे, यहाँ ऑक्सीजन के निकलने को हम रिडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन जो है यहाँ पे कॉपर क्या है, अकेला हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का। रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन इज एडेड, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन क्या है, अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी आ चुका है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का। तो दोनों में से कुछ भी हो रहा हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास रिडक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो जब हमारे पास एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स टुगेदर, एक साथ होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है और इसे हीट किया जा रहा है, तो हमारे पास कॉपर मिल रहा है और H2 मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से हमें क्या मिल गया, कॉपर। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मिला, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ये क्या है, रिडक्शन। यहाँ देखिए H2 से क्या बन गया, H2O बन गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो क्या है, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में हमारे पास रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कोरोजन की। तो अब बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन क्या होता है, तो जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, एयर मॉइस्चर इनसे रिएक्शन करके जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ठीक है, उनकी जो साइन है, उनका जो शाइन है वो चला जाता है, उनपे अलग अलग कोटिंग आ जाती है, मतलब कि वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो corrosion, slow damage of metals due to
रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि रिएक्शन करते हैं एयर से मॉइस्चर से और वो है जो है डैमेज होने लगते हैं धीरे धीरे। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लगना बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। रेडिश ब्राउन कोटिंग, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। सिल्वर के ऊपर क्या होता है कि ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, काला पड़ जाता है सिल्वर, और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के एग्जाम्पल है, जिससे इनकी जो साइन है वो चली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस किन चीजों को डैमेज पहुंचता है कोरोजन की वजह से। तो ब्रिजेस को, कार्स को, आयरन ऑब्जेक्ट जितने भी लोहे की चीजें हैं या मेटल से बनने वाली काफी चीजों को जो है कोरोजन की वजह से क्या है, नुकसान होता है। ठीक है, कोरोजन क्या है, एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है एक दिन में ही डैमेज होगा, धीरे धीरे क्या है डैमेज की प्रोसेस जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू होगा। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो कि है रेंसिडिटी। तो बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो कि है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में क्या होता है कि तेल, जो घी है या इनसे बनी जो भी चीजें हैं वो क्या है ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करके जो है खराब हो जाती है। ठीक है, तो और उनका जो टेस्ट है, स्मेल है वो चेंज हो जाता है। इसे ही हम क्या कह देते हैं, रेंसिडिटी। तो चलिए एग्जांपल्स और डेफिनेशन की हेल्प से और समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, तो तेल है, घी है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल है ऑयल चिप्स और ओल्ड चिप्स या नमकीन। चिप्स का पैकेट अगर आपने फाड़ के रख दिया है बाहर, तो फिर कुछ टाइम बाद वो सील जाता है। क्यों सील गया है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल भी आने लगती है पुरानी चिप्स और नमकीन में। और फिर तो बात करते हैं इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, इस वजह से ऑक्सीजन को रोकना जो है वो बहुत जरूरी है इन चीजों को बचाने के लिए। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखिए फूड को ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर ना आ पाए। यूज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कीजिए ताकि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट ना कर पाए। फिर है चिप्स पैकेट में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि जो है ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट चिप्स से रिएक्शन ना करे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप जो है रेंसिडिटी को होने से बचा सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हैं फूड की। ठीक है ना, तो ये मेरा फर्स्ट वन शॉट वीडियो है, मैंने काफी मेहनत की है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या कमी थी, ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं वीडियो क्वालिटी, वॉइस में। तो जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी कमियों को दूर करके आपके सामने जो है एक बहुत ही इफेक्टिव वीडियो को ला पाऊँ। थैंक यू।